सिक्के उसे इनाम के रूप में मिले थे, जो महान योद्धा अक्षदेव और मठ के कुछ बड़े अधिकारियों ने उसे दिए थे। क्या तुम्हारे लिए इतना सा इनाम काफी है? मैंने सुना है आपको और भी इनाम मिल रहा था, मगर आपने उसे लेने से मना कर दिया। हमारे बड़े अधिकारी आपको और सोने के सिक्के देने वाले थे। मुझे बस इतने की ही जरूरत थी। अगर ज्यादा ले लेता तो मुझे इन्हें अपने साथ रखने में दिक्कत आती। आप अच्छे से जानती हैं हमारे पास पहले से ही काफी सामान है, तो हम इतना भार नहीं उठा सकते। लोमा को इस बात का अचरज हुआ कि कालेंद्र सोने के सिक्कों के लिए मना कर रहा था। आपने जो भी किया है उसके आगे ये सब कुछ बहुत कम है। फिर आपने मुझे वो जादुई घेरा बनाना भी सिखा दिया है, जिसे अगर मूर्ति पर बना दिया जाए तो अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। इतना सब करने के बदले में आपको और सिक्के ले लेने चाहिए थे। जी नहीं, मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। वैसे भी मैं ज्यादा सोने के सिक्कों का क्या करूंगा? मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे जितने सिक्कों की जरूरत थी मैंने उतने रख लिए हैं। जब कालेंद्र लोमा को सोने के सिक्के ना लेने के लिए मना कर रहा था, तभी सुकेश कालेंद्र के पास पहुंचा। आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। सुकेश कालेंद्र को लोमा से थोड़ा दूर ले गया। इधर कालेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुकेश के दिमाग में क्या पक रहा है। अब बको, क्या कहने वाले थे? राजकुमार, मैं तो वो ये कहने वाला था कि अगर आपको और इनाम मिल रहा है तो आप ले लीजिए ना। अगर हमारे पास ढेर सारे सोने के सिक्के होंगे तो हम उन्हें जमा करके अमीर बन जाएंगे। सोचिए हमारा कितना नाम होगा। तुम चुप करो। अगर मुझे अमीर ही बनना होता तो मैं कभी राज्य छोड़कर नहीं आता। वहां महल में मेरे पास सब कुछ था, इसलिए तुम चुप रहो, वरना अगर और बोले तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। ये धमकी सुनकर सुकेश पूरी तरह से चुप हो गया। कालेंद्र एक बार फिर लोमा की तरफ आया। क्या कहा उन्होंने? कुछ खास नहीं। ये भी यही बोल रहा है कि अगर मैंने लालच में आकर कुछ और सिक्के ले लिए तो फिर इतना बोझ ये उठा नहीं पाएगा। हमें रास्ते में चलने में दिक्कत होगी फिर। ठीक है, अगर आपको कोई और इनाम नहीं चाहिए तो बताइए, मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद जो आपने मुझे ये सब कहा। आपने मदद करने के लिए कह दिया, इतना ही काफी है। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो तुमने ये जादुई घेरे बनाने कहाँ से सीखे? क्योंकि मुझे लगता है जिसने भी जादुई घेरों की खोज की है वो बेलूर की शैतान के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। क्या आप उसके बारे में बता सकते हो? नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये जादुई घेरे भी मैंने बस ऐसे ही संयोग से सीख लिए थे। हमारे महल में एक दिन कोई बाबा आया था जो इस तरह के घेरे बना रहा था। मुझे लगा वो चित्रकारी कर रहा है तो मैंने भी इसे सीख लिया। फिर बाद में पता चला ये बेलूर के शैतान की मूर्तियों के अनुष्ठान को रोकने के लिए थे। मैंने वहां महल में उस बाबा के बारे में कुछ पता नहीं किया, और शायद ही महल में कोई ऐसा हो जिसे उस बाबा के बारे में पता हो। ये तो अफसोस की बात है। आपको ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ बार बार नहीं होता है। सोचिए, अगर आपको आज उस बाबा के बारे में पता होता तो हमारी आज कितनी मदद हो जाती। हाँ, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मुझे इसके बारे में सच में पता नहीं है। कालेंद्र बोलते बोलते अचानक से चुप हो गया। इस दौरान उसके दिमाग में कई सारे ख्याल चल रहे थे। मुझे माफ करना लोमा, मैं उन जादुई घेरों की असलियत तुम लोगों को नहीं बता सकता। कालेंद्र मन ही मन फुसफुसाया। वो जादुई घेरों की असलियत के बारे में जानता था, लेकिन उसने इस तरह से दिखावा किया कि उसे उन जादुई घेरों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हालांकि कहीं उसकी असलियत छिपाने की वजह से कोई बड़ी अनहोनी तो नहीं होगी। लोमा को देख के कालेंद्र के दिमाग में कई सारे ख्याल चल रहे थे। उसे उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब तुम्हें ये कैसे बताऊं कि उन जादुई घेरों को बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। भविष्य में आगे चलकर तुम ही इनका निर्माण करोगी ताकि बेलूर के शैतानों को रोक सको। अफसोस कि मुझे उन जादुई घेरों को बनाने की विधि मालूम नहीं। कालेंद्र मन ही मन यह सोच रहा था, तभी लोमा उसकी तरफ बढ़ी। क्या सोच रहे हो कालेंद्र? तुम्हें मुझे पहले ही वहीं पर बता देना चाहिए था।
कि ये असली घेरे हैं, मगर तुमने मुझे नहीं बताया। उल्टा ऐसे दिखा रहे थे जैसे तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। तुम सच में एक झूठे इंसान हो। लोमा ने मुंह बनाते हुए कहा। लोमा को अच्छे से याद था जब कालेंद्र उन जादुई घेरों को बना रहा था, तब लोमा ने उससे बहुत बार पूछा था कि ये सब क्या है, पर तब भी कालेंद्र ने उसे सच नहीं बताया था। अधीनस्थ अधिकारी से बात करते वक्त भी उसने उन जादुई घेरों के बारे में पूरी बात नहीं बताई थी। यही वजह थी कि अब भी वो सच्चाई ना बताने के चलते कालेंद्र से नाराज थी। बोल क्यों नहीं रहे? मैंने झूठ नहीं कहा है। तुम सच में एक झूठे इंसान हो। तब तो मेरे जैसे इंसान इस दुनिया में भरे पड़े हैं। इंसान कैसे होते हैं ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। इंसान झूठे होते हैं और उन्हें बस अपने मतलब की चिंता होती है। मैंने तो अपने परिवार में ही ऐसे लोगों को देखा है जो अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। वो दूसरों को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, तुम जैसे इंसान इस दुनिया में नहीं है। अगर है भी तो काफी कम है। मुझे माफ करना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। लोमा ने प्यार से उससे अपनी बात कही। इस दौरान उसे अक्षदेव देख रहा था। वे दोनों आपस में बातें करते हुए यह भूल ही गए थे कि उन दोनों के पास में अक्षदेव और सुकेश भी है। लगता है साध्वी लोमा, आपको कालेंद्र के रूप में एक अच्छा दोस्त मिल गया है। आप दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। अक्षदेव ने जैसे ही यह बात कही, लोमा शर्मा गई। कालेंद्र ने भी अपनी गर्दन नीचे कर ली थी। तभी अक्षदेव उसकी तरफ बढ़ा। कालेंद्र, अभी तो तुम यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हो, लेकिन भविष्य में अगर तुम्हारा मन बदलता है तो तुम कभी भी मठ में मेहमान बन के यहाँ आ सकते हो। जी जरूर, अगर फिर कभी मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगा। और मेरे पास आपके लिए एक और प्रस्ताव है, आपको उसके बारे में भी सुनना चाहिए। एक और प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? अगर आप कभी मठ के योद्धा बनना चाहो तो इसके लिए भी कभी आपको मना नहीं किया जाएगा। आपकी काबिलियत अच्छी है, आप एक अच्छे योद्धा बन सकते हैं। इतनी कम उम्र में ये कौशल काफी कम लोगों के पास होता है। ऊपर से आपने साध्वी लोमा की जान भी बचाई थी। आप बहादुर भी हो। आपके ये सारे गुण मठ के योद्धा बनने के लिए काफी हैं। अक्षदेव ने कालेंद्र से जब यह बात कही तो दूर खड़ा सुकेश हंसने लगा और मन ही मन सोचने लगा। मठ का योद्धा, और वो भी राजकुमार। इन्हें शायद पता नहीं है राजकुमार कैसे हैं और महल में वो क्या क्या कारनामे करके आए हैं। इन्होंने राजकुमार अभयराज की हालत खराब कर दी थी और ये इन्हें मठ का योद्धा बनाने के लिए कह रहे हैं, जहां पर सच्चे दिल वाले लोग ही शामिल हो सकते हैं। मठ में आप गुस्सा नहीं कर सकते और ये बिना गुस्से के एक दिन भी नहीं रह सकते। इधर जहां सुकेश यह सब सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ लोमा को अक्षदेव की बात सुनकर काफी अच्छा लगा था। कालेंद्र कम वक्त में ही उसके दिल के इतने करीब हो गया था कि अगर फिलहाल कालेंद्र वहां रुक जाता तो उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई और बात ना होती। यही वजह थी कि वो भी अपनी बात पर जोर देने से पीछे नहीं हटी। ये तो एक शानदार प्रस्ताव है महान योद्धा अक्षदेव। कालेंद्र, तुम इस प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हो? मैं नहीं जानती तुम्हें यहाँ से जाकर आगे क्या काम करने हैं और क्या नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ पर रहकर मठ के एक योद्धा बनते हो तो तुम इससे मठ की सेवा कर सकते हो। ये भी एक अच्छे काम में गिना जाएगा। आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। माना मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ, मगर मेरे इन अच्छे कामों में मठ का योद्धा बनना शामिल नहीं है। फिलहाल के लिए मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता। कालेंद्र मन ही मन अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगा, जहां पर वो लोगों को मारने से पहले एक बार के लिए भी नहीं सोचता था। मुझे जिस तरह से लोगों की जान लेने की आदत है, मठ का एक योद्धा बनकर अगर मैंने किसी की जान ले ली तो ये सच में एक बहुत बड़ा अपराध होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे ये सोचकर ही डर लग रहा है। इधर लोमा को कालेंद्र का जवाब कुछ खास अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कालेंद्र वहां से जाए। उसने दुखी होकर अपने सर को झुका लिया। उसे बुरा इस बात का नहीं लगा था कि कालेंद्र ने हामी नहीं भरी, बल्कि उसे बुरा इस बात का लग रहा था कि उसने यह भी नहीं कहा कि वो वहां रुकने की कोशिश करेगा। तुम काफी जल्दबाजी में फैसला ले रहे हो कालेंद्र।
मठ का योद्धा बनना कोई साधारण बात नहीं है। लोग सालों साल मेहनत करते हैं ताकि मठ के योद्धा बन सके, जबकि मैं तुम्हें सीधे ही मठ का योद्धा बनने का प्रस्ताव दे रहा हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारा ये सेवक भी मठ का योद्धा बन सकता है। नहीं, मैंने पहले ही कह दिया है, मुझे मठ का योद्धा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नियमों में बंद कर रहने वाला इंसान नहीं हूँ। हाँ, मुझे नियमों की परवाह है, मगर मैं बंद कर नहीं रह सकता। ये आदतें मुझे जन्म से ही मिली हुई है। कालेंद्र के जवाब के बाद कुछ देर के लिए शांति छाई रही। कालेंद्र के यूं मना कर देने के चलते अक्षदेव को भी काफी बुरा लगा था। वहीं लोमा ने तो अपना चेहरा अभी तक ऊपर नहीं किया था। शायद हम भूल गए हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं जाने के लिए कह रहा था। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। रही बात आगे चलकर मैं क्या करूंगा, तो मुझे मेरा मकसद मिल गया है। साध्वी लोमा ने मुझे एक राह दिखाई है। वो राह है अच्छे काम करने की। साध्वी लोमा, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। अचानक से कालेंद्र की आंखें यूं चमक उठी जैसे उसे अपना मकसद मिल गया हो। वहीं दूसरी तरफ न केवल लोमा बल्कि अक्षदेव और सुकेश भी जानना चाहते थे कि आखिर उसका मकसद क्या है। कालेंद्र ने जब यह बताया कि उसे अब अपना मकसद मिल गया है, तो वे सब यह जानना चाहते थे कि आखिर उसका मकसद क्या है। आखिर आपका मकसद क्या है? मेरा मतलब, अब आप क्या करने वाले हो? मुझे उस अधीनस्थ अधिकारी जैसे बुरे लोगों को पीट पीट कर जान से मारना है। उसने जैसे ही यह बात कही, अक्षदेव और लोमा दोनों ही उसे घूर कर देखने लगे। क्या? कालेंद्र ने एक बार फिर से मारने पीटने का नाम लिया था, जिस पर दोनों उसे हैरानी से देखने लगे थे। मेरा कहने का मतलब है, उन बुरे लोगों को मारने पीटने का काम करूंगा जो अधीनस्थ अधिकारी की तरह होंगे, न कि कमजोर और गरीब लोग। आप भी जानते हैं, उस अधिकारी जैसे बुरे आदमियों को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। अब वो मेरा मकसद अब बस ऐसे आदमियों को ही मारने का है जो गलत इरादे रखते हैं। तुम्हें घबराकर अपनी बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। अधीनस्थ अधिकारी जैसे लोगों के लिए तुम जैसी भाषा चाहो वैसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो। हमें ऐसे लोगों के लिए सभ्य होने की भी जरूरत नहीं है। लोमा को हमेशा ऐसे शब्दों से परहेज था जो मठ के नियमों में ना हो, लेकिन कालेंद्र ज्यादातर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करता था, जैसे किसी को मार डालना, पीट पीट कर कचुम्बर निकाल देना। वो गली के बदमाशों वाली भाषा का इस्तेमाल किया करता था। हालांकि कालेंद्र के साथ रहने से लोमा को उसकी वैसी भाषा की आदत हो चुकी थी। ऊपर से अधीनस्थ अधिकारी था ही इतना बुरा कि उसके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता था। लोमा, अधीनस्थ अधिकारी के लिए तो मेरा भी यही इरादा था। मेरा मन कर रहा था मैं उसकी इतनी धुलाई करूं कि उसकी आने वाली 7 पुश्तों को याद रहे। मुझे उस बेलूर के शैतान के भक्तों से सख्त नफरत है। उन सब कमीनों को देखते ही मेरा खून उबाल मारने लगता है। मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी, महान योद्धा अक्षदेव। लोमा ही नहीं, अक्षदेव भी उस अधिकारी के लिए ऐसी ही भावना रखते थे। भले ही मैंने मारने पीटने का काम किया था, मगर मैंने ये महसूस किया उसे मारने पीटने के बाद सब मुझे नायक की तरह देखने लगे हैं। शहर में मेरा खूब सम्मान हुआ और आपने भी मुझे यहाँ पर रहने के लिए आमंत्रित किया। फिर अब महान योद्धा तो मुझे मठ का एक योद्धा बनने के लिए भी कह रहे हैं। मैं समझ गया, अगर मैं इस तरह के काम करूंगा तो ये भलाई के काम होंगे और लोग भी मेरी इज्जत करेंगे। लोमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। वो गलत कार्यों के पक्ष में नहीं थी, मगर इसके लिए मारना पीटना क्या सही रहेगा? कई बार ऐसा जरूर हो जाता है, लेकिन अगर कोई हर बार ही यह काम करता है तो क्या यह सही है? वो इस तरह के रास्ते पर तो कालेंद्र को नहीं धकेल सकती थी। उसके दिमाग में इसी तरह के कई सारे ख्याल चल रहे थे। ऐसे लग रहा है जैसे मैं खुद ही खुद की बातों में फंस गई हूँ। वैसे देखा जाए तो बुरे लोगों को पीटने में कोई बुराई नहीं है। अगर अचानक से अधीनस्थ अधिकारी जैसा दिखने वाला कोई सामने आ जाए जहाँ और कोई दूसरा विकल्प ना हो, तो फिर किया ही क्या जा सकता है?
वैसे आदमी को तो मारना ही चाहिए। लोमा मन ही मन अपने ख्यालों में उलझी हुई थी। तभी उसे कालेंद्र की आवाज सुनाई दी। ऐसे बुरे लोगों के साथ कुछ भी कर लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसकी आंखें भी निकाल लेता और उसके हाथ पैर तोड़ देता, तब भी लोग मेरी वाहवाही ही करते। वो मेरी तारीफ करेंगे और मुझे एक नायक के तौर पर देखेंगे। लोमा जो बोलने वाली थी, कालेंद्र की बात सुनने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर इस वक्त ये बात किसी और ने कही होती तो मैं उसे सजा देने का आदेश सुना देती, मगर ये तुम हो। तुम पर मुझे विश्वास है। तुम बुरे लोगों को पीट सकते हो, मगर तुम्हें उन्हें इस तरह से यातना भी नहीं देनी है कि फिर तुम ही लोगों के सामने बुरे बन जाओ। ठीक है, तब मैं उन्हें सिर्फ पीटूंगा ही। मैं उसके जैसे लोगों की आंखें नहीं निकालूंगा और उनके हाथ पैर भी नहीं तोड़ूंगा। क्या अब आप खुश हैं? उसकी ऐसी भोली भाली बातें सुन के लोमा और अक्षदेव दोनों ही हंसने लगे। चलो, अब तुम लोगों को चलना चाहिए। हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। चलो, मैं चलता हूँ। आप सब अपना ध्यान रखना। हम तुम्हें बाहर मुख्य दरवाजे तक छोड़ आते हैं। जिसके बाद अक्षदेव और लोमा कालेंद्र और सुकेश को लेकर मुख्य दरवाजे की तरफ जाने लगे। वैसे तुम जाओगे कहाँ? तुमने इस बारे में अभी तक नहीं बताया। हाँ, तुम्हें अच्छे काम करने हैं, मगर अब तुम इसकी शुरुआत कहाँ से करने वाले हो? मालिक, एक बार और सोच लीजिए ना। हमारा जाना कौन सा जरूरी है? अच्छे कामों के लिए कितनी अच्छी जगह है। आपको पता है, यहाँ पर अलग अलग सभाएं भी होती है। काफी सारे प्रवचन होते हैं, उसमें बहुत से लोग आते हैं। हम उनके हाथ पैर दबाकर भी सेवा कर सकते हैं। लगता है तुम्हारा जिंदगी से मोह भर गया है, इसलिए अब तुम मरना चाहते हो। मुझे तुम्हें मारते वक्त अफसोस होगा, क्योंकि फिर मुझे अकेले ही सारा सामान उठाना पड़ेगा। मगर कोई बात नहीं, तुम्हारे इस तरह के उपदेश सुनने से तो अच्छा ही है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। कालेंद्र ने जब धीमे से कहते हुए सुकेश को धमकी दी तो वो सकपका गया। नहीं मालिक, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे ज्यादा बोलने की आदत है, तो मैं कभी भी कुछ भी बोल जाता हूँ। हम यहाँ नहीं रुकेंगे और यहाँ से बाहर जाकर ही अच्छे काम करेंगे। आखिरकार सुकेश ने जब अपनी बात पलटी तो कालेंद्र का गुस्सा शांत हुआ। जिसके बाद कालेंद्र ने लोमा की तरफ एक नजर भर देखा। लोमा जी, हाँ, तो आप पूछ रही थी कि मैं कहाँ पर जाऊंगा। मैंने अभी इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। अभी मैं बस पास के गांव के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सबसे पहले वहां जाऊंगा और फिर देखता हूँ मुझे आगे कहाँ जाना है। धीरे धीरे मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मठ से बाहर आने के बाद अक्षदेव और लोमा ने एक बार फिर से कालेंद्र और सुकेश को अलविदा कहा। कालेंद्र और सुकेश अपना सामान उठाकर धीरे धीरे मठ से दूर जाने लगे। लोमा दोनों को तब तक जाते हुए देखती रही जब तक वो दोनों आंखों से ओझल नहीं हो गए। उन्हें यूं जाता हुआ देखकर लोमा को बहुत बुरा लग रहा था। तुम अब भी बहुत भोले हो कालेंद्र। कहीं तुम लोगों की बातों में आके कोई गलत काम तो करने नहीं लग जाओगे? लोमा को कालेंद्र पर भरोसा तो था कि वो अच्छे काम ही करेगा, मगर फिर भी न जाने क्यों उसे इस बात का भी डर सता रहा था कि कहीं वो लोगों के बहकावे में आके कोई गलत काम न करने लग जाए। लोमा कालेंद्र के ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अक्षदेव ने लोमा को ध्यान से देखा। मुझे ये लड़का थोड़ा सा अजीब लगा। मैं कुछ समझी नहीं महान योद्धा अक्षदेव। मेरे कहने का मतलब, मैंने अब तक इसकी उम्र में कई सारे लड़कों को देखा है। ये सभी लड़कों से अलग है। इसकी बातें बेवकूफों जैसी लगती है, मगर इसके काम बताते हैं ये कितना समझदार है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। कुछ मामलों में ऐसी चीजों का पता नहीं चलता है, जबकि कुछ मामलों में ये काफी समझदार है, जैसे कि लड़ाई के मामले में। मैं ये सोच रहा हूँ ये असल में कौन है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है जो ये छुपा रहा है। अब वो कोई बड़ी बात भी हो सकती है या फिर साधारण भी। मुझे आपकी बातों से ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप उस पर शक कर रहे हैं। क्या आपको इस पर किसी तरह का कोई शक हो रहा है? मैं इसे संदिग्ध मान रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। ये अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही कौशल है।
किसी के पास भी इतनी काबिलियत नहीं होती है। ये तलवार चलाने में भी माहिर है और उसमें भी ऐसे दांव जानता है जो कोई 40 साल की उम्र तक नहीं सीख पाता। फिर इसे ऐसे जादुई घेरों के बारे में पता है जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं। किसी ने अब तक ऐसे जादुई घेरे देखे भी नहीं होंगे। ऊपर से ये मठ के बारे में भी काफी कुछ जानता है और मेरे बारे में भी। और इसे क्या? इसे हमारे आपातकालीन संकेत के बारे में भी पता है, जिसके बारे में सिर्फ मठ के लोग जानते हैं। हमारा आपातकालीन संकेत? हाँ, हमारा आपातकालीन संकेत। जब इसका सेवक और ये यहाँ पर आया था तब मैं जंगलों में था और बाहर राक्षसों से लड़ाई कर रहा था। मठ के योद्धा यहाँ पर नहीं थे और ना ही कोई और यहाँ पर था। इसने मुझे बुलाने के लिए तब मठ के आपातकालीन संकेत का इस्तेमाल किया था। फिर मैं इसके सेवक के पास आया और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। अक्षदेव की बातें सुनकर लोमा को भी थोड़ी सी चीजें अजीब लगने लगी थी। वो भी कालेंद्र को संदेह की नजरों से देख रही थी। तब तो इसे बहुत कुछ पता है मेरे ख्याल से। फिर इसे अनुष्ठान के बारे में भी सब कुछ पता था, कुछ ऐसी चीज भी जो खुद अधीनस्थ अधिकारी भी नहीं जानता था। मैंने तब इस बात पर इतना गौर नहीं किया था, मगर आपने अब कहा है तो मैंने ध्यान दिया है। ये बुरा आदमी नहीं लग रहा है। इसके कामों से स्पष्ट है इसके इरादे गलत नहीं है, मगर फिर भी मुझे नहीं लगता ये भरोसेमंद है। हम इस पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें इसने बताया था कि इसे ये सब चीजों के बारे में कैसे पता है? हाँ, इसने मुझे बताया था। जब भी मैं इससे पूछती थी कि तुम्हें ये कैसे पता है, तो ये मुझे कहता था मैं राजाओं के परिवार से हूँ। राजाओं के परिवार से? कौन से राजाओं के परिवार से है ये? लोमा की बात सुन अक्षदेव चौंक गया। इसने मुझे अपने पिता का नाम सिंहदेव बताया था। अच्छा, तो ये उनके परिवार से है। लगता तो नहीं है ये उनके परिवार से होगा। वो तो एक सभ्य और जाना माना परिवार है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सड़क का कोई आवारा हो, कोई अपराधी जिसे शिष्टाचार के बारे में कुछ भी पता ना हो। उसने जिस राजा का नाम लिया मैं उसे जानता हूँ। मैं पता करवाता हूँ इसने सच कहा भी है या फिर नहीं। ठीक है, आपको जैसा सही लगे आप वैसे कीजिए। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा पता चलता है तो मुझे भी इस बारे में बताना। बिल्कुल साध्वी लोमा। पहले तो मुझे ये देखना होगा इसने जो कहा वो सच है भी या नहीं, क्योंकि अगर ये सच में राजाओं के परिवार से है तो ये इस तरह से दर दर क्यों भटक रहा है। ये वहाँ का राजकुमार होगा और राजकुमार ऐसे कभी भी सुनसान गलियों में नहीं भटकता है। खैर, हमें इस पूरी घटना की जानकारी हमारे बड़े अधिकारियों को भी देनी होगी। हमें उन्हें कालेंद्र के जादुई घेरों के बारे में, अनुष्ठान के बारे में और जो भी हमें पता है उसके बारे में सब बताना होगा। ये भी बताना होगा इस अनुष्ठान में जिंदा लोगों की बलि दी जाने वाली थी, ताकि अगर आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें रोका जा सके। इसमें सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज कालेंद्र के जादुई घेरे ही होंगे। ठीक है, हम बता देते हैं, मगर ये सोच रहा हूँ हमें कालेंद्र के बारे में पदाधिकारी को नहीं बताना चाहिए। वो अभी संदेह के घेरे में है तो बताकर हम कुछ भी ठीक नहीं करेंगे। मगर महान योद्धा, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर हम कालेंद्र के बारे में नहीं बताएंगे तो ऐसा करना उसके साथ धोखा होगा। अनुष्ठान को रोकने के लिए उसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। हम इस तरह से उसके नाम को छुपाकर उसकी योग्यता कम कर देंगे। नहीं, मेरा कहने का ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था। मैं भी नहीं चाहूंगा उस लड़की की योग्यता में किसी तरह की कोई कमी आए, मगर हमें कुछ जानकारी तो फिर भी छुपानी होगी। जैसे उसे जादुई घेरों के बारे में पता था। अब जानते हैं, अगर हमने मठ के बड़े लोगों को इसकी जानकारी दी तो फिर वो इसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। क्या पता ऐसा करके हम कालेंद्र को किसी तरह के खतरे में डाल दें। पदाधिकारी उसे पकड़ने का आदेश दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। महान योद्धा अक्षदेव की इस बात पर दोनों विचार करने लगे। कहीं न कहीं अक्षदेव इस बारे में बिल्कुल सही कह रहे थे। वो जादुई घेरे आम तो बिल्कुल भी नहीं थे। वे बेलूर के शैतान के अनुष्ठान को रोक सकते थे। वो जानते थे अगर मठ के अधिकारियों को पता चला तो वो उसकी तह में जाने की कोशिश जरूर करेंगे और ऐसे में कालेंद्र पर खतरा आना तय था। कह तो आप ठीक रहे हैं, मगर मैं इस पर निर्णय नहीं ले पा रही हूँ।
ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। पहले हम कुछ जरूरी चीज कुछ पदाधिकारी को बताते हैं, फिर हम देखते हैं हमें जादुई घेरों के बारे में क्या बताना है। हम सोचते हैं कि हमें उन्हें ये बताना है कि हमें उन जादुई घेरों के बारे में इत्तेफाक से पता चल गया, या फिर ये बताना है कि कालेंद्र को इसके बारे में पता था। हम वहाँ हालातों के आधार पर ही निर्णय लेंगे। आपका ये विचार मुझे ज्यादा अच्छा लगा। चलिए महासभा चलते हैं और वहाँ जाकर कुछ पदाधिकारियों से बात करते हैं। मठ के अधिकारियों को इसके बारे में जितना जल्दी हम लोग बता दें उतना ही बेहतर है। महान योद्धा अक्षदेव और लोमा ने यह निर्णय ले तो लिया था कि वे अनुष्ठान से जुड़ी घटना के बारे में मठ के अधिकारियों को बताएंगे, लेकिन इस दौरान लोमा ही नहीं, अक्षदेव को भी इस बात की चिंता सता रही थी कि आखिर मठ के अधिकारी क्या निर्णय लेंगे। लोमा को इस बात की चिंता भी सता रही थी कि कहीं सच्चाई बताने के चलते कालेंद्र को तो समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वक्त बीत रहा था। कालेंद्र और सुकेश मठ से निकलने के बाद चलते हुए काफी दूर आ गए थे। इस दौरान सुकेश अपने पैरों को घसीटते हुए चल रहा था। वो इतना थका हुआ था कि उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। उसके पीठ पर भारी भरकम सामान था। कालेंद्र उससे आगे था और वो तेज कदमों के साथ चल रहा था। इस दौरान थोड़ा सा सामान उसने भी उठा रखा था। राजकुमार, राजकुमार, मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा था। कालेंद्र को पता था वो क्या कहने वाला है, क्योंकि वो अब तक कई बार सुकेश के मुंह से यह बात सुन चुका था। मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो, मगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला हूँ। अगर हम कहीं रुकेंगे तो वो शहर पहुँचने के बाद ही रुकेंगे, तब तक तुम्हें चलते रहना होगा। वो जिस शहर की तरफ जा रहे थे उस तरफ जाने वाला रास्ता कच्चा और काफी उबड़ खाबड़ था, इसलिए रास्ते पर चलने में सुकेश को काफी दिक्कत हो रही थी। मगर राजकुमार देखिए तो, हम कितनी दूर आ गए हैं। जब से हम मठ से बाहर निकले हैं तब से हम बस चलते जा रहे हैं। इतना चलने के बाद हमें थोड़ा सा आराम तो कर लेना चाहिए। अगर हम अगले शहर में थोड़ी देरी से भी पहुंच जाएंगे तो कौन सी कोई तबाही आ जाएगी। सुकेश का चेहरा बेचारों वाला हो रखा था। वो पसीने से लथपथ था। उसके पूरे शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी। जब उसने अपना सफर मठ से शुरू किया था तब वो नहा कर आया था। अब ऐसे लग रहा है जैसे वो कई दिनों से नहाया ही ना हो। तुम रोना बंद करोगे? पता नहीं तुम ऐसे क्यों हो। हमेशा अपनी जिंदगी में शिकायतें करते रहते हो। कभी कहते हो मुझे खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, तो कभी कहते हो मैं तुम्हें लड़ने के लिए कह रहा हूँ। अब मैंने तुम्हें एक आसान सा काम दे रखा है, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है, और अब तुमसे वो भी नहीं हो रहा। राजकुमार, मैं कुछ देर और चला तो लगता है मैं मर जाऊंगा। आप नहीं जानते मैं कितना थक चुका हूँ। उसकी बात सुन कालेंद्र चलते चलते रुक गया। उसने एक नजर सुकेश को घूर कर देखा तो वो सकपका गया। लग रहा है तुम्हारे दर्द कर रहे हैं हाथ पैरों को मुझे काटना पड़ेगा, फिर तुम्हें राहत मिलेगी। राजकुमार, ऐसा ना बोलिए, मैं चल रहा हूँ। हाँ, चल रहा हूँ। कहते हुए उसने फिर से अपनी रफ्तार को बढ़ा लिया। उसे मजबूरन उसके पीछे पीछे चलना पड़ रहा था। इस तरह उन्हें चलते हुए आधा पहर और निकल गया था। राजकुमार, अब तो रात होने वाली है, अब तो रुक जाइए। क्या आप मुझे रात में भी चलते रहने के लिए कहेंगे? देखिए, मैं आपका सेवक हूँ। एक सेवक पर इतना अत्याचार करना अच्छा नहीं रहता है। थोड़ा सा तो रहम कीजिए। महल में तो तुमने कभी रहम करने के लिए नहीं कहा, वहाँ पर भी तो तुमसे काम करवाते होंगे। पता नहीं तुम्हें मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है, हर वक्त आराम करना होता है। मैं देख रहा हूँ मेरे साथ रहकर तुम बहुत कामचोर हो गए हो। कालेंद्र ने आसपास देखा और जब उसे एक सही जगह दिखी तब उसने अपना सामान वहां पर रख दिया। सुकेश को पता लग गया था कालेंद्र अब पूरी रात यहाँ पर ही रुकने वाला है। वो वहां पर पहुंचा और अपना सामान पटक कर सोने के लिए लेट गया। राजकुमार, आप कितने अच्छे हो। बस अब तो मैं अपनी आंखें बंद करूंगा और सो जाऊंगा।
इतनी थकावट के बाद आराम करने पर ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा मिल गई हो। उसकी बात सुन के कालेंद्र अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा। सुकेश को लगा वो ऐसे ही देख रहा है। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब कालेंद्र ने अपनी नजरें नहीं हटाई तब सुकेश ने पूछा, राजकुमार, अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं कहा था। तुम अगर इस तरह से आराम करोगे तो तंबू कौन लगाएगा? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, अपनी भुजाओं को मजबूत रखा करो। मैं तुम्हें योद्धा बनाना चाहता हूँ। एक योद्धा ना तो कभी थकता है और ना ही कभी ऐसे आराम करने के बारे में सोचता है। राजकुमार, मैं तो एक सेवक ही ठीक हूँ। पता नहीं क्यों आप पर मुझे योद्धा बनाने का बुखार चढ़ा है। मैंने मठ में आपके बारे में सुना था। वहाँ पर आपके बारे में सब बता रहे थे। आपको बहुत कुछ आता है। इतनी चीजें तो अभी तक किसी को पता भी नहीं है जितनी आप जानते हैं। लेकिन आप हो कि मेरे पीछे पड़े हो। जब आप खुद इतने बुद्धिमान हो तो मुझे बुद्धिमान नहीं बनना। तुम्हारी इस तरह की बातों से मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। मुझे पता है तुम ये बातें क्यों कर रहे हो, ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं और तुम्हें योद्धा बनाने का ख्याल छोड़ दूं। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो अब मेरी मदद करो, हम मिलकर तंबू लगाते हैं। कालेंद्र और सुकेश दोनों ने मिलकर जल्द ही एक तंबू लगा लिया था। कुछ ही देर में उन्होंने तंबू के आगे आग जला ली थी। सुकेश को लगा अब वो सोने के लिए जा सकता है, मगर तभी कालेंद्र ने अपनी बगल में से एक तलवार निकाली। ये लो, मैं तुम्हें आज एक नई तलवार दे रहा हूँ। तुम्हारे पास पहले एक छोटी तलवार थी, मगर अब तुम बड़ी तलवार से लड़ोगे। तुमने अब कुछ चीजें सीख ली है, तो अब तुम्हें छोटी तलवार इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। चलो हम अभी तलवार कला का अभ्यास करेंगे। सुकेश की हालत रोने वाली हो गई थी। वो पहले से ही इतना थका हुआ था कि उससे तंबू ही बड़ी मुश्किल से लगाया गया था, और अब कालेंद्र उसे युद्धाभ्यास के लिए कह रहा था। मालिक, अब मुझसे नहीं होगा। मेरे अंदर अब बिल्कुल भी जान नहीं बची है। जो ताकत बची थी उसे आप पूरी तरह से निचोड़ चुके हैं। अब मैं पूरी तरह से खाली हो गया हूँ राजकुमार। आराम करने दीजिए ना अब। तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हें पता है, तुम जब से आए हो तब से बस यही कहते रहते हो, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। और तुमने बहुत कुछ किया है। तुमने जंगल में कुछ राक्षसों को अकेले मार दिया था। तुमने कुछ जिंदा लाशों को भी खत्म किया था। फिर तुम्हें पता नहीं, जब तुम्हें मर जाना था तो तुम बिना रुके वहां तक पहुंचे थे। मुझे ये सब अक्षदेव ने बताया था कि तुम कैसे बिना रुके मठ तक गए। अगर मुझे पता होता ये सब करने पर आप मुझसे इतनी मेहनत करवाओगे तो मैं ये सब कभी नहीं करता। पहले मुझे अपने उन छोटे छोटे कामों से खुशी हो रही थी, मगर अब मुझे अफसोस हो रहा है। सुकेश ने तलवार उठाने की कोशिश की, मगर उसके हाथ इतने थके हुए थे कि वो तलवार भी नहीं उठा पा रहा था। अब तो उसके पास तलवार भी बड़ी थी जो काफी भारी थी। राजकुमार, क्या मुझे छोटी तलवार मिल सकती है? नहीं, तुम्हें इसी तलवार के साथ अभ्यास करना होगा। ये तलवार मैंने तुम्हें तोहफे में दी है क्योंकि तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। राजकुमार, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। आप मुझे मेरी छोटी तलवार दे दीजिए। मुझे उस तलवार से ही लड़ाई करनी है। अब बहाने बनाना बंद करो सुकेश। चलो मेरे साथ अभ्यास करो, क्योंकि मैं तुम्हें सच में आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा योद्धा बनाऊंगा। चलो अब तैयार हो जाओ। कहते हुए कालेंद्र ने अचानक से अपनी तलवार उठाई और सुकेश की तरफ यूं दौड़ा मानो वो उसकी जान ही ले लेगा। इधर सुकेश को कालेंद्र किसी दानव के जैसा लग रहा था। वो कुछ समझ पाता इतने में ही कालेंद्र ने अपनी तलवार को सिर तक उठाया और अगले ही पल सुकेश कालेंद्र के वार के लिए तैयार होता, उससे पहले ही बिजली की तेजी से कालेंद्र की तलवार उसकी तलवार से आकर टकराई। सुकेश ने बड़ी मुश्किल से कालेंद्र के वार का बचाव। हाँ, अब बहाने बंद करो सुकेश, बहाने बंद करो सुकेश। चलो मेरे साथ अभ्यास करो। मैं तुम्हें सच में आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा योद्धा बनाऊंगा। देखना, तुम भविष्य में कमाल करोगे।
चलो। इसमें काफी प्रतिभा है, बस मुझे इसे निखारने की जरूरत है। कम से कम ये अभयराज से तो 100 गुना बेहतर है। हाँ, वो अभयराज, उसमें तो इतनी प्रतिभा भी नहीं थी। सुकेश ने कई मौकों पर खुद को साबित किया है। जब अभयराज के पास साबित करने का मौका आया था, तब वो अपना फैसला भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन ये काफी ठीक है, मुझे इसे तैयार करना होगा। कालेंद्र सुकेश को देखते हुए मन ही मन योजना बना रहा था। इधर दूसरी तरफ सुकेश अपनी पूरी ताकत से कालेंद्र के हर वार का जवाब दे रहा था। हमें इन तलवारों के साथ कितनी देर तक अभ्यास करना होगा? सुकेश की हालत इतनी खराब थी कि वो बस इस अभ्यास के खत्म होते ही आंख बंद करके सोने की सोच रहा था। जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कह देता सुकेश, तब तक तुम्हें लड़ते रहना होगा। तुम्हारी तलवार तब तक चलती रहनी चाहिए। सुकेश बड़ी मुश्किल से कालेंद्र के वारों का जवाब दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ कालेंद्र उसके युद्ध कौशल को देखकर एक बार फिर मन ही मन योजना बनाने लगा। क्या ये वीर पुरुष की तरह बन सकता है? नहीं, मुझे अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वीर पुरुष वो इंसान था जिसने मुझे तब हराया था जब मैं सबसे ताकतवर था। पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था मैं। लेकिन तब भी वीर पुरुष के आगे मैं टिक नहीं सका था। उसका युद्ध कौशल बेजोड़ था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कानों में उसके नौकर सुकेश की आवाज पड़ी। राजकुमार, अब बस कीजिए, अब मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा था ना, अभ्यास करते रहो तुम। याद करो, जब तुम्हें मठ तक जाना था तुम कैसे गए थे? तब भी तुम पूरी तरह से थक गए होगे ना। तब भी तुम्हारा आराम करने का मन किया होगा। तुम्हें रास्ते में भूख भी लगी होगी, मगर तुम नहीं रुके। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे कौशल को और निखारूं। अगर मैंने तुम्हें शुरुआत में ये चीजें नहीं सिखाई होती, शायद तुम मठ तक भी नहीं पहुंच पाते। जरूरत पड़ने पर तुम मेरे बहुत काम आओगे। राजकुमार, मठ पहुंचकर कौन सा मैंने कोई बड़ा तीर मार लिया? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या हासिल कर लिया था। बस एक आदमी को जाकर बताया ही तो था, वो भी बस ये कि शहर में साध्वी लोमा खतरे में है। वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था, वो महान योद्धा अक्षदेव था। अगर महान योद्धा अक्षदेव वक्त पर वहां नहीं पहुंचते तो वो अधीनस्थ अधिकारी अपना अनुष्ठान शुरू कर देता। हाँ, वो अनुष्ठान फिर भी पूरा नहीं होता क्योंकि मैंने जादुई घेरे बना दिए थे। लेकिन अधीनस्थ अधिकारी तो बचकर भाग जाता ना। फिर वो किसी और शहर में अपने उस अनुष्ठान को पूरा करने की कोशिश करता। इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बस आराम करना है राजकुमार। अभ्यास करते करते सुकेश ने अपने दोनों हाथ नीचे कर दिए थे। उसने अपनी तलवार भी गिरा दी थी, जिससे कालेंद्र को गुस्सा आ गया। तुम्हारे दोनों हाथ नीचे क्यों गिर रहे हैं? युद्ध लड़ो कायर कहीं के, अपनी तलवार दोबारा उठाओ। कालेंद्र के ये कहते ही सुकेश ने फिर से अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और तलवार से अभ्यास करने लगा। तुम्हें पता नहीं है, मगर तुम भविष्य के सबसे ताकतवर योद्धा से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। एक बात बताऊं, मैंने भी अपनी जिंदगी में ज्यादा लोगों को तलवारबाजी नहीं सिखाई, इसलिए ये मौका ना गवाओ। कालेंद्र की बातें अब सुकेश के सर को घुमा रही थी। उसके दिमाग में कई सारे ख्याल चल रहे थे। अभी आपकी जिंदगी है ही कितनी बड़ी। आपने खुद अभी तक किसी से तलवारबाजी नहीं सीखी, आप किसी को क्या सिखाएंगे? वो यह सब सोचते हुए लगातार कालेंद्र के साथ अभ्यास कर रहा था। पता नहीं ये कहां से मेरे लिए सौभाग्य है। मुझे तो यहाँ आराम करने के लिए भी नहीं मिल रहा है। राजकुमार, अब बस कीजिए ना। ये तुम्हारे लिए सौभाग्य ही है मूर्ख। अगर तुम कुछ सीख जाओगे तो खुद की रक्षा कर सकोगे। मैं ये नहीं कहता सीखने के बाद तुम्हें मेरे ही काम आना है, लेकिन अगर तुम खुद की रक्षा करने में भी सफल हुए तो ये भी मेरे लिए काफी है। कालेंद्र ने कहा ही था कि तभी अचानक कालेंद्र के बदन पर हल्की सी जलन होने लगी, जिसके चलते उसने अपनी तलवार को एक तरफ किया। सुकेश, जाओ, तुम आराम कर सकते हो।
कालेंद्र के कहते ही सुकेश ने यह तक नहीं पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ है। वो तुरंत दूसरी तरफ जाकर आराम करने लगा। इधर कालेंद्र तंबू से थोड़ा दूर आ गया। उसका शरीर पीले रंग से चमक रहा था, जैसे वो आग से जल रहा हो। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। नहीं, क्या अपनी पुरानी शक्तियों को जगाने के लिए ये तरीका सही था? ये बहुत दर्दनाक है। कालेंद्र दर्द की वजह से इधर उधर गिरने लगा था। उसके पूरे शरीर से पीले रंग की रोशनी निकल रही थी। अनुष्ठान खत्म हो जाने के बाद महान योद्धा अक्षदेव जब बेलूर के शैतान की मूर्तियों को लेकर जा रहे थे, तब मैंने उनसे उन मूर्तियों के कंगन मांग लिए थे। वो कंगन, उनमें अभी भी काफी सारी बची हुई जीवन शक्ति थी। मैंने उसे अपने शरीर में डाल दिया और अब कालेंद्र ने दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये जीवन शक्ति, ये बहुत सारी है। ये उन लोगों की जीवन शक्ति है जो उनके शरीर में वापस नहीं जा सकी, क्योंकि उनके शरीर को जला दिया गया था। मेरे शरीर में पहले से ही ऐसी शक्तियां थी जिससे मैं जादू का इस्तेमाल कर सकता था, मगर वो जागृत अवस्था में नहीं थी। जीवन शक्ति उन्हें भी जगाने का काम कर रही है। शायद यही वजह है कि अब मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। कालेंद्र जमीन पर उस सांप की तरह रेंग रहा था जो अपने शरीर से केंचुली उतारने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, मेरा ये नया और कमजोर शरीर इतनी सारी ऊर्जा को नहीं झेल पा रहा है। पर मुझे बर्दाश्त करना होगा। मुझे इसे किसी तरह से झेलना होगा। आने वाले वक्त में मेरा सामना बहुत से बुरे लोगों से होने वाला है। मुझे उनसे लड़ने के लिए बहुत सारी ताकत और ऊर्जा चाहिए होगी, इसलिए मुझे इसे बर्दाश्त करना ही होगा। कालेंद्र अपनी नई जाग रही ताकतों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान वो बड़ी मुश्किल से अपने दर्द थोड़ी देर और इसे बर्दाश्त कालेंद्र, ये तुम्हारे शरीर में समा जाएगी, तकलीफ नहीं होगी। खुद ही उसे जोर का झटका महसूस हुआ और अगले ही पल चीखते हुए कालेंद्र धम्म से जमीन पर गिरा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा ही निकल जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे राहत महसूस होने लगी। अगले ही पल चीखते हुए कालेंद्र धम्म से जमीन पर गिरा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा ही निकल जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे राहत महसूस होने लगी। आहिस्ते आहिस्ते उसका दर्द अब कम होने लगा था। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब मेरी ये छिपी हुई शक्तियां आगे आने वाली लड़ाइयों में भी मेरे काम आएगी। कालेंद्र ने अपनी आंखें बंद की और वहीं पर जमीन पर लेट गया। अब उसे दर्द से राहत मिल चुकी थी। ठंडी हवा उसके बदन को और ठंडा कर रही थी। यही वजह थी कि आहिस्ते आहिस्ते अब उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो गहरी नींद में जा रहा हो। कुछ वक्त बीत चुका था। जहां कालेंद्र अपने मकसद को हासिल करने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मठ की महासभा का आयोजन एक बड़े से मंदिर में किया गया था। साध्वी लोमा के लिए ये मंदिर उसके घर की तरह था, क्योंकि यहाँ पर उसने काफी वक्त बिताया था। वो महान योद्धा अक्षदेव के साथ
मंदिर के आंगन में बैठी थी। महान योद्धा अक्षदेव, कितनी अजीब बात है ना। मुझे यहाँ आए हुए काफी वक्त हो गया है। मेरी उम्र बहुत कम थी जब मैं पहली बार यहाँ आई थी। समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात है। हाँ, समय को भला कौन रोक सकता है। खैर, मैं आपको बताने वाला था कि हम यहाँ पर जिससे बात करने आए हैं उन पुजारियों को यह काम निपटाने में वक्त लगेगा। वक्त लगेगा? कितना वक्त? कुछ कह नहीं सकता हूँ। दरअसल वो अनुष्ठान करेंगे। ऐसे में मुझे पता नहीं पुजारी इन अनुष्ठानों में कितना वक्त लगाते हैं। मुझे यहाँ के सेवकों ने बताया था कि ये नियमित अनुष्ठान है, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखते हैं कब तक अनुष्ठान पूरे होते हैं। कोई बात नहीं। वैसे महान योद्धा अक्षदेव, मेरा मन कर रहा है मैं कुछ देर तक इस मंदिर में घूम आऊं। बहुत वक्त बाद यहाँ पर आई हूँ, तो यहाँ की चीजों को एक बार दोबारा देखना चाहती हूँ। क्या आपकी इजाजत है? आप ये कैसी बात कर रही हैं साध्वी लोमा? आपको मुझसे कोई भी इजाजत लेने की जरूरत है क्या? आपका जहां मन हो आप वहां जा सकती हैं। चलिए, मैं ही आपको घुमाने के लिए ले चलता हूँ। साथ में मैं भी घूम लूंगा। आपका ये सेवक आपके किस दिन काम आएगा। अक्षदेव उठा और उसने अपना हाथ साध्वी लोमा को खड़ा करने के लिए बढ़ाया। आप मेरे सेवक नहीं हो। पता नहीं आप कब अपनी ये आदत छोड़ेंगे। आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर देते हो। साध्वी लोमा ने अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। वो दोनों उस मंदिर में घूम रहे थे। घूमते हुए वो मंदिर के बगीचे में आ गए, जहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। वहां आसपास में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इस दौरान वहां एक छोटा सा फुहारा बगीचे के बीचों बीच लगा था, जिसमें से पानी की धारा निकल रही थी। ये फव्वारा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आपको पता है, इस बगीचे में मैं कभी कभी आकर रोया करती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मेरे परिवार की याद आती थी। उनसे मिलने का मन होता था, मगर मैं जा नहीं सकती थी। तब मैं यहाँ पर आकर ही अपने मन को हल्का करती थी। लोमा फव्वारे के बिल्कुल पास खड़ी अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। तभी उसे फुहारे की दूसरी ओर से कोई उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। उसे देखते ही उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा आ गया। क्या वो आराध्या है जो हमारी ओर आ रही है? मुझे लग तो वही रही है। अक्षदेव ने फव्वारे की दूसरी ओर से आते हुए शख्स को पहचानने की कोशिश की तो वो भी उसे पहचान गया। उनके माथे पर भी गुस्सा साफ नजर आने लगा। लोमा ने उसे देख के एक गहरी सांस ली। क्या बात है साध्वी लोमा, आप यहाँ पर? आपसे मिले हुए तो काफी वक्त हो गया है। हाँ, काफी वक्त हो गया है। मैंने सोचा नहीं था इतने वक्त के बाद भी मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा। दोनों ही एक दूसरे से कठोर शब्दों में बात कर रही थी। आराध्या के पीछे एक शख्स और था। उसे देखकर भी दोनों के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखाई दी। वो शख्स कोई और नहीं, आयुभान था। महान योद्धा अक्षदेव और लोमा, आप दोनों यहाँ पर? क्या आज सूर्य गलत दिशा से उदय हुआ है जो आप दोनों यहाँ पर देखने को मिल गए? आयुभान भी एक तलवार रक्षक था जो मठ के होने वाले मठाधीश की सुरक्षा किया करता था। वहीं आराध्या लोमा की एक प्रतिद्वंदी थी। पता नहीं मैं जो सुन रही हूँ वो सच है या फिर नहीं। साध्वी लोमा, लोग कह रहे हैं आप ही मठ की नई मठाधीश बनने वाली हैं। अब पता नहीं मठ को क्या हो गया है। क्या अब निम्न स्तर के लोग भी मठाधीश बनने की उम्मीदवारी में जीतेंगे? लोमा बाकी उम्मीदवार की तरह उच्च स्तर के परिवार से नहीं आती थी। वो काफी निम्न स्तर के परिवार से थी, जिसकी समाज में इतनी इज्जत नहीं थी। और यही वजह थी कि आराध्या उसका अक्सर मजाक बनाया करती थी। तुम्हें जो कहना है तुम कह सकती हो, मगर मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा होगा तुम अपनी ये फालतू की बातें यहाँ नहीं कहीं और जाकर करो। किसका स्तर क्या है और किसका स्तर क्या नहीं है, इसके फैसले भी तुम वहीं पर करो, ना कि यहाँ मेरे सामने। ओह, लगता है हमारी होने वाली मठाधीश को गुस्सा आ गया है। आराध्या लोमा को चढ़ाने की कोशिश कर रही थी।
मगर ऐसे कैसे हो सकता है? मठ का पहला नियम तो यही है, चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना है, हमें शांत रहना सिखाया जाता है। और आप तो अपनी पहली सीख में ही पूरी तरह से असफल हो गई हैं। लोमा ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। ज्यादातर वक्त वो अपने गुस्से को नियंत्रण में कर लेती थी, मगर जब आराध्या उसके सामने आती थी तो वो अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं रख पाती थी। अच्छा, वैसे मैंने कुछ सुना है आपके बारे में। मुझे पता चला अब बेलूर के शैतानों के किसी सेवक के चंगुल में फंस गई थी। कितने अफसोस की बात है। मठ जो बेलूर के शैतानों से लड़ने का काम करता है, उनकी होने वाली मठाधीश बेलूर के शैतानों के एक मामूली सेवक के चंगुल में फंस गई। ये सच में बेहद चिंताजनक है। आप मेरे लिए जो चिंता दिखा रही हैं, उसके लिए धन्यवाद, मगर मेरे लिए इतना चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी तरह की चिंता नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि बता रही हूँ आप कितनी असफल हैं। क्या सच में आप उसकी योजना को भाप नहीं पाई थी? भले ही उस सेवक ने बेलूर के शैतानों के अनुष्ठान के लिए कितनी भी बड़ी योजना क्यों न बनाई हो, मगर आपको उसके बारे में उसी वक्त पता चल जाना चाहिए था। अगर पता नहीं भी चलता तो कम से कम आपको अंदाजा तो हो ही जाना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर लोमा को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। आराध्या लोमा को परेशान करने के लिए ही वहां आई थी। लोमा के गुस्सैल चेहरे को देखकर यह साफ पता चलने लगा था कि आराध्या अब अपने मकसद में कामयाब भी हो रही थी। लोमा को उसकी बातों से साजिशों की बू आ रही थी। ऐसे में अक्षदेव भी नहीं जानता था कि आखिर साध्वी आराध्या अब किस मकसद से वहां आई है। लोमा आराध्या से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन आराध्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने एक पल के लिए लोमा को घूर कर देखा और फिर अचानक से ही उसने अपने बोलने का लहजा बदल लिया। माफ कीजिए साध्वी लोमा, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी जिससे आपको बुरा लगे। मैं तो बस आपके लिए परेशान हो रही हूँ। अगर आपको ऐसी छोटी मोटी घटनाओं के बारे में पता नहीं चल रहा है तो आगे चलकर आप बड़ी घटनाओं के बारे में कैसे पता लगा पाएंगी? और एक मठाधीश को इन सब बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्यों, सही कहा ना महान योद्धा अक्षदेव? आराध्या ने महान योद्धा अक्षदेव की तरफ देखा। महान योद्धा अक्षदेव भी उसकी बातें सुन उसे गुस्से में देख रहा था। मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ महान योद्धा, मेरी मंशा बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप दोनों बहुत ही अच्छे हैं, वरना अगर कोई और मेरी ये बातें सुनता तो उसे लगता मैं उसका अपमान कर रही हूँ। आप समझ रहे हैं ना? मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं बस आप लोगों का भला सोच रही हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप हमारा भला सोच रही हैं, बल्कि आप उल्टा हमारा अपमान ही कर रही हैं। आराध्या भी मठ की मठाधीश बनने की उम्मीदवारों में एक मजबूत उम्मीदवार थी। अगर वो एक उम्मीदवार नहीं होती या फिर मठ से नहीं होती तो इस वक्त महान योद्धा अक्षदेव उसके सर को उसके धड़ से अलग कर चुके होते। वो ना तो खुद के लिए ऐसे शब्दों को सुन सकते थे और ना ही साध्वी लोमा के लिए। आप गलत सोच रहे हैं महान योद्धा अक्षदेव। साध्वी आराध्या का उद्देश्य आप दोनों का ही अपमान करना नहीं है। आयुभान साध्वी आराध्या का अंग रक्षक था, यही वजह थी कि वो उसका पक्ष ले रहा था। वहीं महान योद्धा अक्षदेव किसी तरह की बहस को बड़ी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने बात को यहीं पर खत्म करने का फैसला किया। ठीक है, मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। अब आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो मान लेता हूँ आप दोनों हमारा अपमान नहीं कर रहे हैं। महान योद्धा अक्षदेव ने यह कहकर लोमा की तरफ देखा, जो जवाब के लिए सही शब्दों को ढूंढ रही थी, मगर ऐसे वक्त पर उसे बोलने के लिए शब्द नहीं मिलते थे। ये उसकी बड़ी कमजोरी थी। आखिरकार कुछ देर रुककर उसने आराध्या की तरफ देखा। हाँ,
मैं भी इस बात को मानती हूँ। सच में तुम्हारा इरादा हमारा अपमान करने का नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा इरादा हमारा अपमान करने का होता तो लोग तुम्हें ही गलत समझते। पर तुम तो गलत हो ही नहीं। तुम तो वो प्यारी दोस्त हो जो किसी दोस्त की सफलता पर खुश होती है, ना कि उसे उसकी सफलता पर जलन महसूस होती है ना साध्वी आराध्या? मैं अच्छे से जानती हूँ आप वो इंसान हो जिसे मेरे मठाधीश बनने पर बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं होगी, है ना? महान योद्धा अक्षदेव लोमा को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे थे, क्योंकि पहली बार लोमा ने एक ऐसा जवाब दिया था जिसे सुनकर आराध्या के कान लाल हो गए थे। वो अंदर ही अंदर गुस्से से भभक रही थी। मैं ना कितनी बुद्धू हूँ जो तुमसे इस बारे में सवाल पूछ रही हूँ। भला तुम्हें मुझसे ईर्ष्या क्यों होगी? आखिर तुम तो एक मठ की सदस्य हो और मठ के सदस्यों को कभी किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती। बाकी मुझे आजकल सुनने में आया है हमारे मठ में ऐसे बहुत से सदस्य हो गए हैं जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या तो करते ही है, मगर बाद में मानते भी नहीं उन्होंने ईर्ष्या की है। मुझे अफसोस है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा काम बस बेलूर के शैतानों के सेवक ही करते हैं।